जो होते थे वो नहीं हो पाए हैं, यानी फैक्ट्री भी लॉग्ड इन नहीं हो पाई और वर्क जो था पूरी तरफ से हेल्ड अप हो गया। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पर पड़ा। प्रवासी शब्द जो है, ये प्रवासी शब्द मेरे अपने विवेकानुसार उचित नहीं है। जो वर्कमैन है, उस वर्कमैन का जो जॉब था वो जॉब जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उनको। एनसीआर उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में जो लोग दूसरे प्रदेशों के आके कार्य करते थे, या महाराष्ट्र या ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहां पर दूसरे प्रदेश के लोग आकर के रोजगार परक थे, यानी अपना कार्य करते थे, उन सब को कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बेरोजगार होना पड़ा। और बेरोजगार होने के साथ साथ एक और अहम इफेक्ट उनके ऊपर हुआ कि उन्हें अपने घरों को वापस जाना पड़ा। इस स्थिति में रोजगार ना होने की वजह से गंभीर और भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में एम्प्लॉयर को ये डायरेक्टिव्स दिए कि जो एम्प्लॉई है उनका जो भी योगदान का अमाउंट है, यानी जो उनके स्किल या अनस्किल जिस तरह के भी वो कामगार हैं। जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, ब्रजेश। ब्रजेश जी सवाल पूछिए अपना। में दर्ज जी। है और मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मुझे मेरी सदर स्लिप थी, मुझे सम्मिलन नहीं किया गया है शासन ने। अब मैं जो है पेंशन से भी वंचित हूँ सर। देखिए, आप किसी वैधानिक कारण से यदि पेंशन से वंचित हैं तो उस वैधानिक कारण के लिए आपको लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए। आपके साथ आपके विभागीय जो भी कोई इंक्वायरी वगैरह आपके खिलाफ अगर चल रही हो, या इंक्वायरी कोई डिसाइड हुई हो, उस पर जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं उनकी फैक्ट्स, उनकी ओपिनियन आ गई हो और वो आपके खिलाफ हो, तभी ऐसा कोई डिसीजन डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। अन्यथा आपके जो बेनिफिट्स हैं आपके रिटायरमेंट के बाद के, वो आपको वैधानिक रूप से मिलने चाहिए। यदि आपको आपके अकॉर्डिंग आप सही हैं और आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए आपके जो भी बेनिफिट्स हैं आफ्टर द रिटायरमेंट, यानी आपके रिटायरमेंट के बाद के जो भी लाभ हैं आपको, वो न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सारे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राजकुमार हैं। राजकुमार जी सवाल पूछे अपना। हाँ जी, मेरा ये निवेदन था कि एक बहन और एक दूसरे की पत्नी, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी दुर्घटना में, उसका क्लेम लेने के लिए सिविल कोर्ट में लगाया था, तो 34 मिलीग्राम अल्कोहल पाए जाने पर उसे शराब से मृत्यु बताई थी, जबकि उससे मृत्यु होना संभव नहीं है, ऐसा लिख करके डॉक्टरों ने दिया था, स्पेशलिस्ट ने। हेलो, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप पूरा सवाल पूरा करें अपना। तो उनको दोनों के लिए, दोनों की समस्या के लिए हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है क्या, दुर्घटना मृत्यु पाने के लिए? देखिए, आपने जो प्रतिकरवाद प्रस्तुत किया होगा दुर्घटना होने के बाद, जो आपने दावा किया, यानी जो आप क्लेम आपका है, उस क्लेम का यदि भुगतान आपको नहीं हो रहा है तो उस भुगतान को करने के लिए आपको प्रतिकरवाद प्रस्तुत करना चाहिए। आपके प्रतिकरवाद में यदि आपके खिलाफ सिर्फ इस फैक्ट के आधार पे कि विसरा में जो अल्कोहल था, उस अल्कोहल की मात्रा के आधार पे उनकी मृत्यु हुई, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो मृत्यु का कारण है, उस मृत्यु को कारणों को और प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। आप ऑनरेबल, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका प्रतिकरवाद निस्तारित हो गया है तो आपको उस आदेश को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, और उस अपील में आपको निश्चित रूप से आपके जो प्रतिकर का दावा है उसके बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अमरिंदर सिंह हैं। अमरिंदर जी सवाल पूछिए। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गई है, सोनिया, वो दिल्ली से है। सोनिया जी सवाल पूछे। हेलो, सवाल
पूछें। सोनिया जी सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। सोनिया जी आवाज टीवी आ का रही है? वॉल्यूम कम करिए। चलिए सोनिया जी, आप फिर से कॉल कर सकती हैं और अपने सवाल पूछ सकती हैं। सर अपनी बात पूरी करें। जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि 29 मार्च 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में जो कामगार थे, उन कामगारों को किस तरीके से न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनको कैसे क्षतिपूर्ति उनकी की जानी चाहिए, इनके बारे में एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया। लेकिन उस आदेश को, यानी उस सर्कुलर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया, जिसमें अभी 12 जून 2020 को एंट्रीम ऑर्डर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, जिसमें कहा कि 29 मार्च के आदेश में कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वर्कमैन हैं उनको बेनिफिट उनका मिलना चाहिए। और जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को देने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो कहीं वर्कमैन के साथ में बैठ के आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कर लें, यानी बातचीत करते हुए इस समस्या का निदान करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एंट्रीम ऑर्डर में ये व्यवस्था दी कि इसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम काउंटर और रिजॉइंडर आने के बाद फाइनल हियरिंग के समय देखेंगे। लेकिन इस बीच में 29 मार्च 2020 के आदेश के प्रकाश में कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के या एम्प्लॉयर के खिलाफ। और दोनों लोग, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अगर आपस में बैठ के इस बात पर नेगोशिएशन कर लेते हैं कि क्या न्यूनतम वेतन, क्या क्षतिपूर्ति मिलनी है, तो इसके लिए वो स्वच्छंद है। और इसमें यह भी कहा कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे कामगारों की मदद करे, ऐसे एम्प्लॉयर की मदद करे, और साथ ही साथ जो लेबर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मीडिएशन कराने के लिए डायरेक्शंस दिए कि आप लोग ऐसे मीडिएशन में पूरा सहयोग देते हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हित को सर्वोपरि रखते हुए उनके लाभ के लिए नेगोशिएट कराएं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमरिंदर हैं। अमरिंदर जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछें। मेरा सवाल है मैम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट था। मैंने सेक्शन 307 में केस बना दिया था, तो मेरे को 5 ईयर्स की शिक्षा हो गई थी और 2.5 साल के बाद मेरी रेगुलर बेल हो गई है और मेरी हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है ऑफ 2010 की। और दिसंबर 12 में मेरी कंपलसरी रिटायरमेंट हो गई है और मेरी जो एक्चुअली रिटायरमेंट है वो है मार्च की, जो कि बहुत नजदीक आ रही है। इसके लिए मुझे मतलब हाई कोर्ट में क्या करना चाहिए? मुझे कोई पिटीशन फाइल करनी चाहिए या अर्ली हियरिंग लगानी चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो आपकी अपील पेंडिंग है, उस अपील पे अर्ली हियरिंग के फिक्सेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको अपने जो आपके डिपार्टमेंट में जहां आप जॉब में थे, उस जॉब में आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया, इसी बिना पे कि आपके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत कोई अभियोग दर्ज हुआ, उसमें आपके खिलाफ चार्जशीट लगी और चार्जशीट सबमिट होने के बाद उस केस में जो डिसीजन आया ट्रायल कोर्ट का, उसमें आप सजा याफ्ता हो गए। आपकी अपील में अगर आप अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो कोर्ट नेचुरल जस्टिस के आधार पर आपकी अपील को एक्सपेडाइट करते हुए जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लेगी। इस बीच में विधि व्यवस्था ऑनरेबल हाई कोर्ट की और भी कई हैं। आपने एडवोकेट से अगर डिस्कशन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, या नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मुझसे आप क्वेश्चन पुनः करिएगा तो मैं आपको उन रूलिंग को जिसको साइड करना चाहिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी हैं। आपके क्रिमिनल केस के पेंडिंग रहते हुए आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं जॉब के, उनको रोका नहीं जा सकता है, वो आपको मिलने चाहिए। अगर आपका कंपलसरी उन्होंने रिटायरमेंट किया है तो वो किस आधार पे किया है, उसके लिए लीगल प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप न्यायालय के समक्ष चैलेंज करेंगे तो आपको लीगल बेनिफिट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करें, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सोनिया है दिल्ली से। सोनिया जी सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सोनिया। मेरे हस्बैंड पे 2018 में एक सिक्किम की लेडीज ने रेप केस लगा दिया, फिंगरिंग का केस बनाया है उसने।
उसमें उसने ना तो मेडिकल करवाया है और हर टाइम वो बयान चेंज कर रही है। तो हम जिस भी लॉयर को करते हैं वो लॉयर वो उसे, और हमसे 5 लाख की उन लोगों ने डिमांड भी की है। तो हम बहुत परेशान हैं। 2018 से ये केस हुआ है। देखिए मैम, आपके हस्बैंड के खिलाफ अगर किसी लेडी द्वारा 376 आईपीसी के अंतर्गत कोई केस दर्ज कराया गया है और आपसे उस केस को समाप्त कराने के लिए या आपके फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए यदि कोई मनी की डिमांड की जा रही है, तो ये निश्चित रूप से एक्सटॉर्शन का प्रोसेस है। आप उनके खिलाफ यानी उस लेडी के खिलाफ एक्सटॉर्शन के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अगर इसके लिए एविडेंस आपके पास में है, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तो आप उनके खिलाफ 384 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करा सकते हैं। दूसरा जो अहम पक्ष है वो ये है कि जो विक्टिम है यानी जो पीड़िता है, उस पीड़िता ने अगर कोई एफआईआर कराई है तो उसके लिए उसको 164 के स्टेटमेंट देने चाहिए थे, उसको अपना मेडिकल कराना चाहिए था। अगर उसने मेडिकल नहीं कराया और स्टेटमेंट को लगातार वो चेंज कर रही है, यानी 161, 164 के जो प्रोसेस है स्टेटमेंट के, उनको लगातार वो अगर चेंज कर रही है तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको ट्रायल के दरमियान मिलेगा। आप जब न्यायालय के समक्ष ट्रायल में इन फैक्ट को प्रेजेंट करेंगे, अपने विटनेसेस को आप प्रेजेंट करेंगे, तो जो ट्रायल है वो आपके फेवर में होगा और कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र जी, न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो मैंने पहले बताया प्रवासी मजदूरों के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी धर्मेंद्र जी, हमारे साथ सोनिया फिर से जुड़ गई हैं। सोनिया जी, सवाल पूछिए। सोनिया जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। सर, बात पूरी करें। जी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्कमैन यानी मजदूरों के लिए जो 29/3/2020 को स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर जारी हुआ, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एंट्री व्यूज़ दिए। इसी प्रकार यदि हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं या हम कंपनसेशन की बात करते हैं, तो जो वर्कमैन है इसको हम लीगल टर्म में वर्कमैन, मजदूर को लीगल टर्म में वर्कमैन कहा जाता है। तो जो उनके बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। अभी लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें बहुत सारी कंपनियों ने जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ में लीगल प्रोसेस को पूरा ना करते हुए टर्मिनेशन की कार्रवाई कर दी है या ले ऑफ की कार्रवाई कर दी है। सामान्य तौर पर जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया है और जो कंपनसेशन देना चाहिए उस कंपनसेशन को देने की बात भी नहीं की जा रही है। तो ये लीगल टर्म अगर पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जो मजदूर है या जो वर्कमैन है उसके अपने लीगल राइट प्रभावित होते हैं और उन लीगल राइट को प्रभावित नहीं किया सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस और पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारे डायरेक्शंस इसमें आए हैं। इंडियन जो हम बात करते हैं मजदूरों की, तो उसमें इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को हर एम्प्लॉयर को फॉलो करना चाहिए और एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए उस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। उसमें सेक्शन 25 की बात करें, हम 25A की बात करें, जे की बात करें, तो जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को इस समय गंभीर परिस्थिति चल रही है, यानी जो कार्य व्यापारिक तौर पर बढ़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से। उसकी वजह से लोग अपनी कंपनियों से, अपनी फर्म से लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। ले ऑफ का मतलब उनको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कह देते हैं कि मेरे यहाँ अभी काम नहीं है, आप इस इतने समय के बाद आइए, फिर आपको अपने काम पर रखेंगे। ले ऑफ के प्रोसेस को भी कंप्लीट करने के लिए लीगल टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। उसमें प्रॉपर जो नोटिस है उस नोटिस में जितने समय का मियाद है, जिस मियाद के बाद उस मजदूर को रखने की बात एम्प्लॉयर करता है उसको उन्हें मेंशन करना चाहिए। उसमें उसके कंपनसेशन जो है उन कंपनसेशन को प्रॉपर पे करना चाहिए। उसकी जो सैलरी है उस सैलरी में भी जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग 50% सैलरी और डीए उनको 50% पे करना चाहिए। ये सारे प्रोविजंस को फॉलो एक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए एम्प्लॉयर को। साथ ही साथ अगर हम स्किल अनस्किल वर्कमैन की बात करते हैं या उसके साथ टेम्परेरी या एडॉक पे वर्कमैन की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो वर्कमैन है
उसके राइट को कहीं कर्टेल नहीं किया जाएगा, यानी उसके अधिकारात को प्रभावित नहीं किया जाएगा। जी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं बिजनौर से, परवीन जी सवाल पूछिए। परवीन जी सवाल पूछिए। परवीन जी सवाल पूछें। भर्ती से बोल रहे हैं जी। सवाल पूछ रहे हैं हम 4000 उर्दू भर्ती से हैं, हमारा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में इलाहाबाद से हम सिंगल बेंच डबल बेंच जीत चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी भर्ती पे रोक लगाए हुए है 4 साल से, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। देखिए, आपके पक्ष में योगदान देने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर किया उसकी पुष्टि डबल बेंच ने भी कर दी, यानी आपके अपील में भी आपके फेवर में ऑर्डर हो गया। तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट को उस ऑर्डर की कंप्लायंस करते हुए आपको योगदान के लिए निर्देशित करना चाहिए, यानी आपको ज्वाइन कराना चाहिए। बावजूद इसके यदि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन यानी जो उसका निष्पादन वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को करना ही पड़ेगा। ये आदेशात्मक होता है, यानी मैंडेटरी होता है। जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए आप प्रोसेस करिए। एग्जीक्यूशन के लिए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, बेसिक ऑर्डर जिस कोर्ट का है उस कोर्ट के समक्ष आप निष्पादन की कार्रवाई को प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होने के साथ ही आपको योगदान के लिए स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करते हुए योगदान के निर्देश देगी। जी सर, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं वर्कमैन के लिए जो लॉ है उस लॉ को डिफाइन कर रहा था। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया गया है, यानी दोनों के दायित्व के निर्वहन को निर्धारित किया गया है। और इसमें जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें एम्प्लॉई के साथ में या एम्प्लॉयर के साथ में जो परिस्थितियां आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2020 को जो अभी एंट्रीम ऑर्डर किया है उसमें ये कहा है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है वो आपस में बैठ के आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करते हुए नेगोशिएशन कर ले, क्योंकि तमाम एम्प्लॉयर का ये भी तर्क है कि जब हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही है, हमारी फर्म में कोई काम नहीं हो रहा है, हमारी कहीं से इनकम नहीं हो रही है, तो हम अपने एम्प्लॉई को कैसे पेमेंट करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें इंटरफेरेंस करने का अभी उचित समय नहीं है। ये फाइनल डिस्कशन जब होगा इस रिट पिटिशन में तब इस पर हम कोई अपनी फाइनल फाइंडिंग देंगे। इस बीच में जो वर्कमैन है उसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, वर्कमैन के लिए जो एम्प्लॉयर है वो बैठ के नेगोशिएशन कर ले और कम से कम न्यूनतम वेतन उनको प्रोवाइड करे जिससे वो अपने जीवन निर्वहन कर सकें। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी निर्देशित किया है कि जो मीडिएशन हो उसमें क्षतिपूर्ति का भी ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही साथ रोजगार परक जो योजनाएं हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट क्रियान्वित करे। अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक अच्छा कार्य किया है कि जो इस तरह के वर्कमैन हैं उनके खाते में 1000 रुपये भेजने का कार्य किया है। तो जो यहाँ पर वर्कमैन उत्तर प्रदेश में यानी प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए हैं उनको मासिक 1000 रुपये की इनकम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की गई कि वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। लेकिन ये बहुत ही न्यूनतम है। अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो अब न्यूनतम वेतन भी 18,000 रुपये से बढ़ के 25,000 रुपये हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिलेंगे किसी को, उनके जीविकोपार्जन के लिए जो न्यूनतम राशि है यानी उनका जो मेहनत करने के बाद उनको राशि मिल के परिवार के भरण पोषण का दायित्व निर्वहन होता है वो नहीं मिलेगा तो सर्वाइवल बहुत कठिन होगा और उससे कहीं ना कहीं दुर्लभ होती जाएगी। और जो लोग हैं यानी वर्कमैन हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आएंगे और गंभीर स्थितियां समाज के लिए पैदा होंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ शिवानी जी भी जुड़ी हुई हैं। शिवानी जी, जो सार्वजनिक स्थान पर अगर अश्लीलता की जाती है तो उसके लिए कानूनी दंड का क्या प्रावधान है? सबसे पहले आई वुड लाइक टू से अ कोट, greatness of a nation can be judged by the moral values of the society. First of all, जो fundamental rights है हमारे criminal law के is not only to the protect and for the security of an individual, it is also for the morals and the decency of the society. Obscenity includes pornography, nude drawings, sexual oriented messages,
एनीथिंग विच इज बेसिकली जो चीज़ भी ऑब्सीनिटी फैलाती है उसको हम न्यूडिटी ऑब्सीनिटी में कंसीडर किया जाता है. जनरली एक आस्क्ड क्वेश्चन है विच इज क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज अ न्यूडिटी और ऑब्सीनिटी एक्ट. अगर हम लीगली इस पे बात करें तो सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग although kissing and hugging in public places is considered as a nudity or obscenity, but अगर हम सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट रूलिंग के हिसाब से बात करते हैं तो इन पे भी कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पर न्यूडिटी और ऑब्सीनिटी को जज किया जाता है. न्यूडिज्म और नेचुरलिज्म बेसिकली इज अ नेचुरलिस्ट इज अ पर्सन और इज अ एक्टिविस्ट जो बेसिकली डेजिग्नेटेड एरिया पे न्यूडिटी को स्प्रेड करता है. इट इज अ पब्लिक ऑफेंस, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इवन. अब हम इसको सेक्शन वाइज अगर बात करें तो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी मेक्स इट एन ऑफेंस टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट, एग्जिबिट कंटेंट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. किसी भी तरीके की कोई बुक्स, मैगजीन जो जिस तरीके की भी न्यूडिटी को स्प्रेड करती हैं, that is considered as a criminal offense. And if and next is section 294 of IPC which clearly deals with the punishment of the obscene words or act whoever does that in public. इसमें कंटेंट्स जो आते हैं, कोई भी अगर किसी भी तरीके की कोई ऑब्सीन एक्ट करता है पब्लिक में, इट इज कंसीडर्ड एज ऑब्सीनिटी. एंड किसी भी तरीके का कोई वर्ड अटर करना, सिंग करना, कोई ऐसा वर्ड विच इज स्प्रेडिंग obscenity, it will be considered as offense. And imprisonment for is this कि हमें 3 months की for a term period के लिए जेल होती which can extend up to 3 months or with a fine both. Even UK की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं, तो उसमें एक सेपरेट एक्ट बनाया गया था विच इज सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसमें इसके सारे प्रोविजंस लिखे हुए थे कि अगर व्हाट आर द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर ऑल दीज ऑब्सीनिटी एंड न्यूडिटी विच इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री. जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं. आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, पूनम है बरेली से. पूनम जी सवाल पूछिए अपना. पूनम जी सवाल पूछिए. लगता है संपर्क टूट गया है, तो आप हमें फिर से कॉल कर सकती हैं और भी सवाल पूछ सकती हैं. और धर्मेंद्र जी, बच्चों को किन परिस्थितियों में गोद लिया जा सकता है? देखिए, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इसमें गोद लेने जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी. हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं राजस्थान से, ब्रजलाल. ब्रजलाल जी सवाल पूछिए. जी सवाल पूछिए. और ये है कि हेलो जी जी देखो प्रॉब्लम चेक करना है. हेलो हेलो सवाल पूछिए अपना, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है. हाँ जी, लेबर कोर्ट में केस चल रहा है. लेबर कोर्ट में जी लेबर कोर्ट में केस चल रहा है. जाके है हेलो जाके कर रहा है. ब्रजलाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आप हमें फिर से कॉल करिए और फिर सवाल पूछिए. सर अपनी बात पूरी करें. जी, मैं एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की बात कर रहा था. इसमें जो गोद लेने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है. और गोद लेने के लिए कौन सक्षम व्यक्ति है, कौन सक्षम नहीं है, इसको भी डिफाइन किया गया है. यानी जो पुरुष है, वो पुरुष यदि किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 5 to 10 की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 5 से लेके 10 तक में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें कोई पुरुष और कोई महिला किन परिस्थितियों में और किस प्रकार किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है. यदि हम वीमेन की बात करते हैं तो वो अडॉप्शन जो करेंगी, उस अडॉप्शन के लिए जो बच्चे और उस लेडी के बीच में एज का डिफरेंस होगा, वो मिनिमम 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए. ये एक्ट में प्रोवाइड किया गया है. जो पुरुष यानी जो मैन है, वो अगर किसी को अडॉप्ट करने जा रहा बच्चे को, तो उसको अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. यानी दिमागी तौर पर वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. साथ ही साथ उसको जो लीगल प्रोसेस में ये भी डिफाइन किया गया है कि पुत्र या पौत्र अगर हैं तो भी एडॉप्शन के प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं वो. यानी ऐसी स्थिति में भी वो एडॉप्ट किसी तीसरे को नहीं कर सकते हैं. साथ ही साथ एडॉप्शन जो किया जाता है, उस एडॉप्शन के लिए
कोर्ट की धर्मेंद्र परमिशन। जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर फिर से जुड़ गई है, पूनम बरेली से। पूनम जी, सवाल पूछिए। पूनम जी, सवाल पूछिए। पूनम जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर हमसे सवाल पूछिए। मैम, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहले तो ये कि केस लड़ने के लिए सरकारी वकील ज्यादा अच्छा होते हैं या फिर प्राइवेट वाले? क्रिमिनल केस के लिए सबसे बेस्ट वकील कौन से होते हैं? देखिए, आपका कोई भी केस न्यायालय के समक्ष विरचित हो रहा है, यानी उसका ट्रायल पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यदि वो स्टेट केस है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, वो उस केस की परसुएंस करते हैं। सभी गवर्नमेंट काउंसिल नॉलेजेबल होते हैं और अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए जो सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि आप कोई प्राइवेट काउंसिल इंगेज करते हैं अपने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। मैं यहाँ रोकना चाहती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। सीधे लखनऊ चलते हैं, जहाँ पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं।